ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। चलिए, आप एनसीईआरटी तो रहे आपके पास, वो ठीक है, इनके सवाल और एनसीईआरटी पर हम फोकस करके बताते रहेंगे ये बात कहाँ लिखी गई है, ठीक है। इनमें पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, अ टिश्यू इज ए, तो टिश्यू को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं। करें ग्रुप ऑफ सेपरेट ऑर्गेन्स दैट आर कोऑर्डिनेटेड इन देयर एक्टिविटीज। ग्रुप ऑफ ऑर्गेन थोड़ा होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल होता है, ये ऑप्शन गलत। अगला कह रहा है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट फंक्शन टुगेदर इन ए स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, ये ऑप्शन हो सकता है, बाकी पढ़ लें। तीसरा कह रहे हैं कि लेयर ऑफ सेल्स सराउंडिंग एन ऑर्गेन, लेयर ऑफ सेल्स सराउंडिंग एन ऑर्गेन हो सकता है। एपिथीलिया, ये भी तो है, एपिथीलिया टिश्यू ही तो है, लेकिन ये केवल एपिथीलिया है, ना कि सारे प्रकार के टिश्यू हैं ये, लेकिन इन जनरल पूछ रहा है ना। आगे कह रहे हैं द शीट ऑफ सेल 1 लेयर थिक, तो ये भी सही नहीं है, ये अपने आप में एक टिश्यू है कि शीट ऑफ सेल्स इन ए लेयर, उसको एपिथीलिया कहेंगे, लेकिन 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं ना, तो एक ही प्रकार के टिश्यू की बात कर रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसमें आ जाएगा। क्या कह रहे हैं कि द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट फंक्शन टुगेदर इन ए स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको निकालना है। इसमें 2 ऑप्शन और सही हो रहे थे, लेकिन वो ऑप्शन केवल एक टिश्यू के लिए सही हो रहे थे, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं द सेल्स सराउंडिंग ए स्पेसिफिक टिश्यू हैव सिमिलर फंक्शन, द सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग नॉट सराउंडिंग ए स्पेसिफिक टिश्यू हैव सिमिलर फंक्शन, सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर। चौथे में है ऑल ऑफ द अबव, क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। इस नियम का एक्सेप्शन केवल ब्लड है, इसीलिए उसको फॉल्स टिश्यू कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट, द सेल्स लाइनिंग द सिलोमिक कैविटी आर कॉल्ड एज, सिलोमिक कैविटी, जो सेल सिलोमिक कैविटी को लाइन करते हैं वो कौन सा टिश्यू बनाते हैं। पहला ऑप्शन है मीजोथीलियल सेल्स, दूसरा ऑप्शन है एंडोथीलियल सेल्स, तीसरा ऑप्शन है एपिथीलियल सेल्स, और चौथा ऑप्शन है पेरिटोनियल सेल्स। तो मीजोथीलियम क्यों नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग ऑप्शन में है ना। एक जगह मीजोथीलियल सेल है, एक जगह एंडोथीलियल सेल है, एक जगह पेरिटोनियल सेल है, और एक जगह एपिथीलियल सेल है। क्या करेंगे, काहे, तो पेरिटोनियल क्यों नहीं हो सकता। देखो आप इसका कॉन्सेप्ट समझो, पहले भी बताया था मैंने कि जैसे हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर है, तो ये डायाफ्राम है ना, तो डायाफ्राम के ऊपर ये भी तो बॉडी कैविटी ही है ना। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। बात समझो, इसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। यहां जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को तो हम पेरिटोनियल सेल बोलते हैं, और यहां जो सेल है इनको हम मीजोथीलियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और ऑप्शन में दोनों दिए हैं, और तीसरा ऑप्शन एपिथेलियल, तो दोनों हैं तो एपिथेलिया ही ना, तो ऑप्शन में क्या लगेगा निशान, हाँ ये है। अब यहीं गलत करके आओगे। इसने कहा है कि बॉडी कैविटी को, एब्डोमिनल थोड़ो कहा है। अगर वो कहता है एब्डोमिनल कैविटी तो स्ट्रिक्टली पेरिटोनियल सेल हो जाता, अगर वो कहता कि थोरैसिक कैविटी तो मीजोथीलियल सेल हो जाता। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी की लाइनिंग में मीजोथीलियल सेल वो थोरैसिक कैविटी को लाइन करते हैं, और पेरिटोनियल सेल एब्डोमिनल कैविटी को लाइन करते हैं। बात समझो, तो ये हैं तो दोनों एपिथीलिया ही ना, और ऑप्शन में एपिथीलियल सेल भी है, तो किस पर निशान लगेगा, हाँ हाँ यूनिफॉर्म टूथ जो हो। नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यूज ऑलवेज हैज एन एक्सपोज्ड आउटर सरफेस एंड एन इनर सरफेस anchored to connective tissue by a thin non-cellular layer called as non-stratified stratified layer। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एपिथेलिया है ऐसे,
तो एपिथीलिया में जो सेल्स होती हैं इनकी पहचान है कि ये लाइन से अरेंज होती हैं, कभी बिखरी हुई सेल एपिथीलिया नहीं होते। तो इनको साधने के लिए इनके नीचे कौन होता है, ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इनके नीचे कौन होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये सवाल पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगा कि ऐसी लेयर जो एपिथीलियम को नीचे से सपोर्ट करे और इसको जोड़े कनेक्टिव टिश्यू से, हम उसे क्या कहेंगे, तो दैट इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा, ठीक है, ऐसे चैप्टर रिवाइज हो जाएगा जर्र से। ये सही तरीका है कि गलत, अगर गलत हो तो बंद करें, हाँ सही है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच कीप द एपिथेलियल सेल टुगेदर, वो कौन सा मटेरियल है जो सेल्स को एक साथ जोड़े रखता है। हाइलुरोनिक एसिड, कोलेजन, म्यूसिन, ग्लाइकोप्रोटीन। मैट्रिक्स का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हाइलुरोनिक एसिड होता है, समझ गए ना क्या होता है, तो जोड़े रहता है, जो सेल को जोड़े रखे, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो इसके मैट्रिक्स में जो मटेरियल होता है एक्चुअली दैट इज हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो सेल्स को सीमेंट करता है, जोड़े रखता है। नेक्स्ट, ब्राउन फैट इज प्रेजेंट इन, ब्राउन फैट का कॉन्सेप्ट हम आपको समझा चुके हैं कि ब्राउन फैट जो होता है वो हीट जनरेट करने के लिए होता है। ये जो ब्राउन फैट होता है ना, माइटोकॉन्ड्रियल रिच होता है, ब्राउन फैट रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोक्रोम। अब साइटोक्रोम का कलर चूंकि इसको ब्राउन दे देता है, इसलिए नाम पड़ा ब्राउन फैट। तो ये क्या करता है, दिस प्रोड्यूसेज 20 टाइम्स मोर हीट एनर्जी देन व्हाइट फैट। व्हाइट फैट से ये 20 टाइम ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये क्या है, ये ब्राउन फैट उन्हीं एनिमल्स में पाया जाता है जिनमें कि हीट इंसुलेट करने की ज़रूरत होती है, ठीक। अब ये किसमें किसमें होता है ब्राउन फैट, न्यू बॉर्न बेबी में होता है, एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट, जैसे टुंड्रा वगैरह एरिया में रहते हैं, आर्कटिक रीजन्स में जहाँ पर कि बर्फ ही बर्फ जमी है, तो वहाँ पर ये एनिमल्स ब्राउन फैट रखते हैं जो उनके शरीर को वार्म अप करता है, ठीक है। स्रूज में होता है, किसमें होता है, स्रूज में होता है। तो ये सभी, और हम लोगों में होता है, लेकिन कौन सी स्टेज में, इन्फेंट, जुवेनाइल, जो बच्चा होता है, पैदा, न्यू बॉर्न बेबी, धीरे धीरे करके उसका ब्राउन फैट व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब सवाल पे आइए, कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्राउन फैट इज प्रेजेंट इन कैमल हम्प, यहाँ पर व्हाइट फैट होता है, कौन सा होता है, व्हाइट फैट होता है। न्यू बॉर्न बेबी देखो ऑप्शन में, हमने बता दिया इसको। अगला कह रहे हैं कि डर्मिस ऑफ स्किन, लेकिन किसकी डर्मिस में, ये नहीं बात कही गई है, तो व्हाइट फैट होगा। जीआई ट्रैक्ट, अब इसमें न्यू बॉर्न बेबी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और हम झर्र से आंसर लगा देंगे इस पर कि फैट जो होता है वो न्यू बॉर्न बेबी में बनता है, ठीक है, ब्राउन फैट। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये एंडोथीलियम होता है, ध्यान रखेंगे। आप कह रहे हैं एपिथीलियल है, कनेक्टिव है, नर्वस है, मस्कुलर, तो ये एपिथीलियल टिश्यू माना जाएगा। खून की नली की जो इनर लाइनिंग है ना, ये जो खून की नली है, इसकी जो इनर लाइनिंग है ब्लड कैपिलरी की, ये वाली, ये एंडोथेलियम कहलाती है। एक ही जगह ये एंडोथेलियम होता है, ध्यान रहे, एंडोथेलियम, या फिर हार्ट चैम्बर होता है वहां पर, और ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। कैसा होता है, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियल सेल्स सर्व एज लाइनिंग सेल, सेक्रेटरी सेल, सेंसरी सेल, ऑल ऑफ दीज, ये सभी काम करते हैं, सारा कवरिंग का भी काम करेंगे, सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एंड न्यूरोसेंसरी, सभी का काम करते हैं। एपिथेलियल सेल्स गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम नेबरिंग सेल्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, अंडरलाइंग टिश्यू, यस, कनेक्टिव टिश्यूज लेते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी ब्लड कैपिलरी नहीं होती। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एपिथेलिया में ब्लड कैपिलरी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, द कोर प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज इज, इसको कॉन्ड्रिन कहा जाता है। मैंने आपको लिखाया है कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है उसमें प्रोटीन कौन सा होता है, कॉन्ड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज नॉट फाउंड इन ब्लड वेसल, पाया जाता है, देखो एंडोथेलियम है। अगला करें द लाइनिंग ऑफ द माउथ, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, माउथ में चर्चा करेंगे, अभी रुके रहिए। सिंपल स्क्वेमस की बात कर रहा, माउथ में कंपाउंड स्क्वेमस होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। लिम्फ वेसिल्स, लिम्फ वेसिल में होता है,
फिर कह रहे हैं एल्वियोलाई, एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, यहाँ पर भी पाया जाता है। तो आंसर कौन सा होगा? लाइनिंग ऑफ माउथ, क्योंकि हमारी जो बक्कल कैविटी है, देखो जीभ से टच करो, चाय पीते हैं तो सवेरे जल जाती है, फच से फोला बनता है, तड़ाक से आप अपने दांत से उसको काट देते हैं फोले को, फोला फटता है, उसकी जगह पर 24 घंटे के अंदर रिन्यूअल होकर नई स्किन आ जाती है। फास्ट रीजनरेशन होता है ताकि बक्कल कैविटी में इन्फेक्शन ना हो कोई, राइट। और ये सलाइवा से गीला होता है, जहाँ तक लार रहेगी इन्फेक्शन नहीं होगा। कुत्ता जहाँ तक चाटता है इन्फेक्शन, यस, क्यों? क्योंकि सलाइवा में क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया के पेप्टाइडोग्लाइकान को तोड़ डालता है, नष्ट कर देता है। नेक्स्ट, द इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स में बी ड्यू टू द डैमेज ऑफ व्हिच टाइप ऑफ एपिथेलियम। कह रहे हैं कि आपका एलिमेंट्री कैनाल की दीवार भोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो कौन से एपिथेलियम में डैमेज हुआ है? तो पहला कह रहे हैं सिलिएटेड कॉलमनर, यहां सिलिएटेड कहां होता है? एलिमेंट्री कैनाल में, माइक्रोबिलाई होती है। अगला कह रहा है सिंपल कॉलमनर, कह रहा है सिंपल स्क्वेमस एंड सिंपल क्यूबॉइडल, तो सिंपल कॉलमनर हो सकती है। ये कहां पर होती हैं? स्टमच में, सिंपल कॉलमनर। अब जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो ब्रेस्ट बॉर्डर सिंपल कॉलमनर होता है, वहां पर माइक्रोबिलाई भी पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन एपिथेलियम विद वाटर प्रूफिंग क्वालिटी इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। वाटर प्रूफिंग एक्टिविटी ये केवल आपके स्किन की बाहरी लेयर में होता है। कहां पर? स्ट्रेटम कॉर्नियम में होता है, वाटर प्रूफिंग एक्टिविटी होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन तो उसको सोख लेता है, एलिडिन होता है, एलिडिन होता है। जो केराटिन है वो पानी को सोख कर सेल को ड्राई कर देता है, साइटोप्लाज्म ड्राई हो जाता है केराटिन, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड कॉर्नियम होता है ये, स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम कैसा होता है? केराटिनाइज्ड होता है। तो केराटिन की वजह से सेल साइटोप्लाज्म ड्राई हो गया, उसने पानी सोख लिया, और पड़ोसी सेल से पानी मांग नहीं सकता क्योंकि लेयर कैसी है? वाटर प्रूफ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि एलिडिन बन चुका है। तो एलिडिन सील कर देता है बॉर्डर को, तो अंदर पानी नहीं और बाहर से पानी हम ले नहीं सकते, तो मरना ही है। जैसे मछली को तालाब से निकाल कर आपने स्लाइड पर रख दिया है, मर जाएगी। उसी प्रकार से आपकी सेल ऑन अकाउंट ऑफ डिहाइड्रेशन एंड ड्यू टू द वाटर प्रूफिंग इन द बॉर्डर क्या हो जाएगा? पानी अंदर आएगा नहीं, अंदर का पानी सूख चुका है, तो साइटोप्लाज्म ड्राई होने से सेल मरेगी और यही डैंड्रफ में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपके स्किन की बाहरी लेयर इसीलिए डेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल इज इन्वॉल्व इन मेकिंग द इनर वॉल ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल्स? तो ये सिंपल स्क्वेमस होगा। बता चुके हैं कि खून की नली का जो इनर लाइनिंग है कौन बनाता है? वो। आइडेंटिफाई द एनिमल इन विच एडिपोज टिश्यू इज एक्सेसिबली डेवलप्ड? डेजर्ट रैट, बैट्स, व्हेल एंड वीवर्स। इन विच एडिपोज टिश्यू इज एक्सेसिबली डेवलप्ड, तो है जैसे नहीं, इसमें ये कह रहा है, देखिए डेजर्ट रैट, तो डेजर्ट रैट में एडिपोज होता है, मालूम है ना? एडिपोज टिश्यू मेटाबॉलिक वाटर कंज्यूम करते से कंगारू रैट होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं ये सब? डेजर्ट रैट, कंगारू रैट क्या करते हैं? ये मेटाबॉलिक वाटर को कंज्यूम करते हैं, पानी नहीं पीते हैं। तो ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिक वाटर कंज्यूम करते हैं, कैसे? फैट को बर्न करके। नेक्स्ट, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, लाइनिंग ऑफ स्टमच, इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया। इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया की बात करें अगर, तो आपको पता है कि ट्रैकिया की जो दीवार है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होता है, ठीक। छोड़ दीजिए इसको। कह रहा है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है जिसको यूरोथेलियम कहते हैं, इसको भी छोड़ दीजिए। अब कह रहे हैं लाइनिंग ऑफ स्टमच, यहाँ पर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम ग्लैंडुलर होता है, इसको भी छोड़िए। कह रहे हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जी हाँ, जर्मिनल एपिथेलियम यहीं पर पाया जाता है। जर्मिनल एपिथेलियम वो होता है जहाँ से सेल में प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी तेज होती है। अब ये होती हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनाती हैं, क्या? स्पर्मेटोसाइट्स। तो फास्ट जो है प्रोडक्शन होता है सेल्स का, तो इसीलिए इसको जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। कहाँ पर होता है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, टेस्टिस में, जहाँ से स्पर्म बन रहे होते खूब तेजी से। नेक्स्ट, एपिडर्मिस ऑफ स्किन ऑफ वर्टिब्रेट्स कंप्राइज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एपिडर्मिस ऑफ स्किन एपिथेलिया, एपिथेलियल टिश्यू होता है एपिडर्मिस में। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द ग्लैंड एपिथेलिया? जब कभी भी आएगा इसीलिए उसका नाम पड़ता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। द एपिथेलिया दैट फॉर्म द ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नेक्स्ट, द थ्री जर्मिनल लेयर्स ऑफ द गैस्ट्रुला गिव राइज टू एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ऑल ऑफ द अबव।
करा कि 3 जर्मिनल लेयर्स ऑफ गैस्टुला गिव राइज टू, गैस्टुलेशन की स्टेज पर 3 प्राइमरी जर्म लेयर बनते, इन्हीं से तो सब बनता है। क्या क्या? मीजोडर्म भी बनता है एपिथेलियम से, मीजोडर्म हैं। अरे मेरे भाई, जब 3 प्राइमरी जर्म लेयर बन गए, एक्टोडर्म बन गया, एंडोडर्म बन गया और मीजोडर्म, तो मीजोडर्म से मस्कुलर टिश्यू डेवलप हो गया और कनेक्टिव टिश्यू बन गया, एक्टोडर्म से एपिडर्मल टिश्यू बन गया और न्यूरल टिश्यू बन गया। तो ये तो सब हो गए ना, ठीक है। इसीलिए लिखा गया है कि सारे बॉडी ऑर्गेन 3 प्राइमरी जर्म लेयर से बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रीट हार्मोन और डक्टलेस ग्लैंड्स आल्सो सेक्रीट एंजाइम, बोथ ए एंड बी। ए एंड बी सही है, ये डक्टलेस ग्लैंड है और हार्मोन सेक्रीट करती हैं, एंजाइम नहीं सेक्रीट करते। नेक्स्ट, एडिपोसाइट्स आर नोन एज फैट सेल्स कहा जाता है इनको, लाइपोसाइट्स भी कहते हैं, चाहे फैट सेल कहिए या लाइपोसाइट कहिए, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिडर्मल स्ट्रक्चर ऑफ मैमल, अभी ये पढ़ाया नहीं आपको, टाइप ऑफ सीबीएसई और ये सब, क्योंकि एनसीईआरटी में था नहीं तो इसलिए इसको अभी रोक रखा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिडर्मल स्ट्रक्चर ऑफ मैमल, हो गया ये। एन एग्जाम्पल ऑफ सीरस ग्लैंड, ये सब अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। टाइप ऑफ ग्लैंड और डिटेल में, ग्लैंड्स अभी हमने नहीं पढ़ाया है आपको डिटेल, क्योंकि उतना पूछा नहीं जाएगा, ये सब बहुत पुराने क्वेश्चन हैं ये। हाँ, सेल्स में मैंने आपको 2 प्रकार की सेल बताया था, एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड और दूसरी यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ग्लैंड के 2 एग्जाम्पल आपकी बॉडी में है, एक म्यूकस सेक्रेटिंग सेल, गोबलेट सेल कहते हैं उसको, और दूसरा पनिस सेल्स होती हैं, ठीक, इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। तो गोबलेट सेल सेक्रीट म्यूकस, डाइल्यूट HCl, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, एंजाइम, तो ये क्या हो जाएगा, म्यूकस होगा। नेक्स्ट, अगला, डर्मिस ऑफ स्किन इज फॉर्म्ड ऑफ प्लाज्मा एंड आरबीसी। डर्मिस ऑफ स्किन, प्लाज्मा आरबीसी, यहाँ क्या करेंगे, प्लाज्मा एंड थ्रोम्बोसाइट, फिर वही बात है, ब्लड सेल क्या करेंगे यहाँ पर। अगला कह रहे हैं कि हिपेरिन एंड कार्पोसिल्स, नन ऑफ दीज। डर्मिस ऑफ द स्किन इज फॉर्म्ड ऑफ, का है बताओ, हिपेरिन कहाँ ले जाओगे, हिपेरिन कहाँ पर है? रुक जाइए, इनसे बात करो। अरे हम भाई एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, स्किन की, डर्मिस की, तो डर्मिस में क्या करेगा ये, हिपेरिन एक केमिकल है, वो क्या करेगा वहां पर, है ना। और अगला क्या कह रहे हैं कार्पोसिल, तो डर्मिस में ब्लड कार्पोसिल क्या करेगी, नन ऑफ दीज। एम्ब्रायोनिक कनेक्टिव टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म एंड मीजोग्लिया। एम्ब्रायोनिक कनेक्टिव टिश्यू समझते हैं, एम्ब्रायोनिक कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से डिराइव होता है, तो ये कह रहे हैं कि एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, तो ये मीजोडर्म से डेवलप होता है। मीजोग्लिया टर्म हमारे में यूज नहीं होता एनिमल में, हायर एनिमल में, ठीक है। मीजनकाइम होता तो मान लेते कि मीजोग्लिया जो है ये सिलेंट्रेट्स में होता है ना। टर्म मीजनकाइम अगर होता तो मान लेते कि वहाँ से बनता है ये। मैक्सिमम इंटरसेलुलर सब्सटेंस इज फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। मैक्सिमम इंटरसेलुलर सब्सटेंस कनेक्टिव टिश्यू में, मैट्रिक्स भाई किसकी बात कर रहा, मैट्रिक्स की बात कर रहा है। कनेक्टिव टिश्यू में ही सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स को ही इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं, 2 सेल के बीच में भरा हुआ मटेरियल। नेक्स्ट, अब आगे देखो, फिर मैट्रिक्स पर ही आगे सवाल पूछने। मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज सेक्रेटेड बाय फाइब्रोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स, मास्ट सेल एंड प्लाज्मा सेल। फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सबसे बड़ी सेल्स हैं। तो हमने आपको 7 सेल बताया था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में, इनमें से फाइब्रोब्लास्ट की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है फाइबर बनाने की और मैट्रिक्स का सेक्रेशन करने की। तो फाइब्रोब्लास्ट सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स बनाती हैं, याद रखना। करें कि द फंक्शन ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में 2 आते हैं, लिगामेंट और टेंडन। तो टेंडन जो होते हैं मसल को बोन से जोड़ते हैं और लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि इलास्टिक रिकॉयल, बाइंडिंग एंड सपोर्ट, एनकैप्सुलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, आर्टिकुलेशन। तो ये हो जाएगा बाइंडिंग एंड सपोर्ट, ठीक, बोन को बोन से कनेक्ट करके सपोर्ट ही तो दे रहे हैं। नेक्स्ट, विटामिन सी इज मेनली हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ द बोन, फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, फॉर्मेशन ऑफ विजुअल पिगमेंट्स। विटामिन सी का विजुअल पिगमेंट में कोई रोल नहीं, विटामिन ए होता है वो। तो ग्रोथ ऑफ द बोन्स, फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दरअसल में देखिए विटामिन सी का यूज क्या है कि दिस कॉजेज हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कोलेजन एंड मेक्स इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। अब जैसे अक्सर आप सुनते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी हो जाए तो मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि दांत को कसने वाले जो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर होते हैं वो ढीले हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि विटामिन सी अगर नहीं तो कोलेजन जो होता है वो पावरफुल नहीं होता, स्ट्रेंथफुल नहीं होता। स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर आपकी बॉडी में कौन है? कोलेजन। तो ये कोलेजन विटामिन सी की कमी से हाइड्रोक्सिलेशन इनका नहीं हो पाता, तो ये मजबूत फाइबर नहीं रह जाते। और कोलेजन जिसका खराब हुआ तो स्किन लूज होकर झुर्री का कारण बनती है और आपके मसूड़ों से दांत खून निकलने लगता है, क्योंकि कैपिलरीज एक्सपोज हो जाती हैं और टूथ गम कमज़ोर हो जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं, यूँ समझ लो, बाल भी गिरने लगते हैं। विटामिन सी आपको यूँ समझ लो जैसे खैरा रोग होता है धान में, है ना? खैरा रोग समझते हो ना? हाँ, इसे चेहरा एकदम खुरदरा सा, अजीब सा, दांत मसूड़े अजीब से होंगे, दांत गिरने लगेंगे, मतलब यूँ समझ लीजिए कि सेनेसेंस बॉडी पर आएगा। तो इसलिए विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स, इसीलिए कहते हैं कि मैंगो जूस के बजाय आप क्या लीजिए? सिट्रस फ्रूट्स लीजिए, मौसमी पीजिए। जितना ज़्यादा आप पिएंगे, खीरे का जूस जितना पिएंगे, चेहरे पर ताजगी और निखार उतना ही आएगा। हमारे ख्याल से आप इसका अनुपालन करेंगे। उसमें विटामिन ई भी होता है और वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का क्या कॉन्सेप्ट? ग्रोथ, रिपेयर, एजिंग और सेनेसेंस में आप पढ़ेंगे। कहाँ पे थे? विटामिन सी पर थे। एरियोलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ थ्रेड्स क्रॉसिंग ईच अदर एंड लीविंग ए स्पेस बिटवीन देम। बिल्कुल सही है कि उसमें एरियोला बनता है, फाइबर्स के बीच में गैप होता है, तभी उसको एरियोलर टिश्यू कहते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि इज पॉलीमॉर्फिक, फिर कह रहे हैं इज अनडिफरेंशिएटेड मीजनकाइमा। सब गलत है, पहला सही है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू नाम ही इस प्रकार पड़ा है क्योंकि इनके फाइबर्स के बीच में क्या होता है, जैसे ये फाइबर्स हैं, ये गैप है, अब इनमें मैट्रिक्स होता है और बीच बीच में सेल्स पाई जाती हैं, यही है एरियोलर टिश्यू। तो इनका नाम एरियोलर इसलिए पड़ा है। ये स्पंजी टिश्यूज होते हैं, स्पंजी जैसे कि आपके घर में रखा हुआ सोफा होता है, आप बैठोगे तो दबेगा, तो ऐसे आप यहाँ दबाओ, दब रहा है ना, और यहाँ दबाओ, देखो दब रहा है। ये सब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, बॉडी में स्पंजी जो वो है सरफेस बन रहा है, वो इसी की वजह से है। इनमें गैप होता है, इस गैप को नाम देते हैं एरियोला, और इसीलिए इसका नाम पड़ा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आपकी स्किन के नीचे होता है, इसीलिए स्किन दबाइए तो दबती है। एडिपोज टिश्यूज फॉर्म ओनली ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ, मेनली ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट एंड फर्स्ट पोस्टपार्टम ईयर। गलत है, ये थ्रू आउट लाइफ बनता है। एडिपोज टिश्यूज तो बनते रहते हैं बॉडी में। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज एडिपोज टिश्यू बिलोंग? एपिथेलिया, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। ये कनेक्टिव होते हैं। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और लूज कनेक्टिव टिश्यू की श्रेणी में आते हैं। हमने आपको बताया था कि जो कनेक्टिव टिश्यू हैं ये इनकी कैटेगरी है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इनमें हमने दो बताया था, डेंस और दूसरा लूज। ये जो लूज है ना, इनमें दो होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये हैं। फिर कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन, इसमें बोन और कार्टिलेज थे, और कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर, इसमें ब्लड और लिम्फ था, यही बताया था मैंने। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में डेंस और लूज, तो लूज की श्रेणी में आते हैं, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट, एरियोलर टिश्यूज कनेक्ट द स्किन विद मसल। यही सही है, स्किन को मसल से उठाओ, स्किन को ऐसे निकल आवे तो जाने, क्योंकि नीचे इसके कौन है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो आपकी स्किन को मसल से जोड़ने का काम कर रही है। नेक्स्ट, टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज एडिपोज टिश्यूज बिलोंग? एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू हो गया ये तो। इलास्टिन इज फाउंड इन येलो फाइबर ऑफ एरियोलर टिश्यूज। एडिपोज येलो फाइबर होता है, इलास्टिन येलो कलर का होता है और कोलेजन व्हाइट कलर का। तो जहाँ पर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें कोलेजन होगा, और जहाँ पर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें इलास्टिन होगा। Which epithelia is present in posterior part of this? Neurosensory, transitional, pigmented, glandular. पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आइरिस, आइरिस के पीछे कौन है? तो ये कौन होता है? पिगमेंटेड होता है। ठीक है, नहीं, आइरिस स्वयं पिगमेंटेड है। Which epithelia is present in posterior part of iris? आइरिस तो ये कर्टन है, पर्दा जो कलर्ड होता है, वही आपकी आंखों का कलर है। अब इसके पीछे अगर हम देखें, इसके पीछे कलर्ड सेल्स ही होती, पिगमेंटेड ही होगा, मिलेनिन होता है, इसलिए आपकी आंखों का कलर है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड ममीज आर स्टिल इन देयर कंडीशन एज दे वेयर बिफोर ड्यू टू द नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर्स, व्हाइट इलास्टिक फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स एंड वेन्स। मम्मीज होती हैं डिस्टर्ब नहीं होती हैं, लंबे समय तक पड़ी रहती हैं, किस कारण से? येलो इलास्टिक फाइबर्स, व्हाइट इलास्टिन फाइबर्स। इलास्टिन फाइबर व्हाइट होते नहीं, येलो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी इनमें ज़्यादा होती है, स्टिफनेस ज़्यादा नहीं होती, इसलिए प्रिजर्व रहते हैं ये। नेक्स्ट,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू? लिम्फोसाइट पाया जाता है, मैक्रोफेज पाया जाता है, मास्ट सेल पाया जाता है, परंतु गोबलेट सेल नहीं होता। ठीक, 7 सेल बताया था, गोबलेट उसमें नहीं था। आयन इन्फेक्शन वुड मोस्ट लाइकली इंक्रीज फाइगोसाइटिक एक्टिविटी, इलास्टिक टिश्यू, ट्रांजिशनल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, रेटिकुलर। ये रेटिकुलर होता है। जो रेटिकुलर टिश्यू होता है, इसको बताया मैंने कि लिम्फॉइड टिश्यू होता है, इसमें लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये फाइगोसाइटोसिस भी करा सकती हैं या फिर जर्म को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट, कार्टिलेज इज नॉन वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हैविंग मैट्रिक्स ऑफ इलास्टिन, केराटिन, फाइब्रिन एंड कॉन्ड्रिन। तो इसमें कौन होगा? कॉन्ड्रिन होगा। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सेक्रेटेड बाई कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, हिस्टियोसाइट। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट होती हैं जो सेल्स भी बनाती हैं, फाइबर्स भी बनाती हैं और मैट्रिक्स भी बनाती हैं। राइट, 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने कर लिया है। ऐसे अगला 50 कल, तो 50-50 क्वेश्चन के ये स्लॉट्स जाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसे हमने रोज कराया 50 क्वेश्चन, तो 30 दिन में कितने हो गए? 1 महीने में 1500 क्वेश्चन हो गए। बात को समझिए। और 2 महीना में 3000 क्वेश्चन। ये है दमदारी से। आधे घंटे का वीडियो हो गया।